स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, घर में मस्त होंगे और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के आवेदन करने हेतु तैयार होंगे। आवेदन करने से पहले इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी वाला है। आवेदन कैसे करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है आपको, एडमिशन डेट को लेकर जो समस्या चल रही है, कैटेगरी को लेकर चल रहा है जो समस्या है, और इसके अलावा उत्तीर्ण दिनांक को लेकर समस्या है, साथ में डिस्ट्रिक्ट को वरीयता कैसे दें, किस प्रकार से दें ताकि हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिले या फिर उसके आसपास वाले मिले, या फिर डिस्ट्रिक्ट की जो मेरिट तय होती है राज्य स्तर की है या डिस्ट्रिक्ट स्तर की है, वो सारी चीज़ें आपको है जो इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी आपको देखने को मिल सकती है। इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहे और साथ में आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राजस्थान का एकमात्र चैनल टीचर गुरुजी रीट को समर्पित है। आपको पता ही है, रीट के प्रत्येक विद्यार्थी के मुंह पर एक ही नाम होता है, टीचर गुरुजी। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। ये आपका प्यार स्नेह सपोर्ट है, तभी ही टीचर गुरुजी यहाँ तक पहुंचा है। तो जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने आवेदन कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आज रुक जाइए, आज एक दिन रुक जाइए, उसके बाद कल से आप आवेदन करना स्टार्ट करें। एक दो दिन रुकना चाहिए आवेदन शुरू होने से पहले, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण होता है, हो सकता है साइट पे कुछ अपडेट चीजें हो जाए, कुछ एरर्स भी हो, उसको ठीक किया जाए। तो इसलिए आप एक या दो दिन वेट करना चाहिए, उसके बाद आपको आवेदन शुरू करना चाहिए। उससे पहले आवेदन आपको नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आवेदन करने के लिए आपको प्रक्रिया पता ही है। ई मित्र पे जाना है, SSO ID होगी, वो लॉगिन होगी। उसके बाद 5 प्रकार के कॉलम होते हैं, बेसिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस, प्रेफरेंस, और एक चीज और होती है जिसमें सारी चीज आपको आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन होते हैं। स्कैन को लेकर मैंने आपके एक समस्या चल रही थी कि भी सर्टिफिकेट को लेकर समस्या चल रही थी कि भी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आए हैं तो कैसे स्कैन करेंगे, फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो के थ्रू आपसे कहा था कि चाहे आपके सर्टिफिकेट नहीं आए हैं, लेकिन ये चीज जरूर हो सकती है कि बोर्ड निदेशालय आपको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन जरूर उपलब्ध करा सकता है। हो सकता है कि आपकी जो रीट की मार्कशीट है, रिजल्ट वाली, ऑनलाइन वाली, वो प्रिंट होकर डाली जा सकती है स्कैन के अंदर। हालांकि निदेशालय ने बहुत अच्छा काम कर दिया कि आपकी केवल रोल नंबर और आपके केवल अंक ही मांगे जा रहे हैं, ना कि और कुछ में आपके स्कैन किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मूल और जातीय स्कैन नहीं होंगे और वो आपकी स्कैन नहीं हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज आपके लिए अच्छी चीज हो गई है। लेकिन दोस्तों, समस्या जो है वो है सबसे बड़ी प्रवेश तिथि 10th 12th और STC BA जो भी है उसकी, और उसके बाद उत्तीर्ण दिनांक की। ये भी मैं आपको सॉल्व करूंगा। एक कैटेगरी को लेकर भी समस्या थी, वो बताऊंगा आपको। फॉर्म कैसे भरना है, एक अच्छे ई मित्र के ऊपर जाके भरिएगा। बाकी आपको डिटेल्स आपको पता ही है। मैं चीज ये जरूर आपको कहूंगा कि आपको मैं वीडियो बना के इसमें डालूं कि ये कॉलम में आप ये भरना, वो कॉलम में भरना, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि ई मित्र पे जो फॉर्म भर रहा है उसको सब पता है। और ऐसे ई मित्र के ऊपर मत जाइएगा जिसने कोई फॉर्म नहीं भरा, ऐसे के पास मत जाइएगा। ढंग से जो अच्छे से जानकर रखता हो उसके पास जाइएगा, वो आप उसको पता होगा सब। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होगी वो आपकी होगी। जिम्मेदारी ये आपकी होगी, फॉर्म भरें, 3 बार चेक करें, पूरी जानकारी को बिल्कुल शांत दिमाग से 3 बार चेक करें। ऐसा नहीं हो कि आपने एक बार देख लिया, हाँ ठीक है, आप फाइनल सबमिट कर दो। अब घर आओगे, फॉर्म की कॉपी आप चेक करोगे, चेक करने के बाद पता चलेगा भाई यार तो मैंने गलती कर दी, अब क्या करूं। अब फिर से वापस जाइए, फिर से वापस फॉर्म फिल करें, और उसमें बाई चांस कुछ और गलती हो जाए तो फिर आप करोगे, फिर से वापस फॉर्म भरो। तो इससे अच्छी बात यह होती है कि आप उसी फॉर्म को भरते समय ढंग से देखिए, पूरी जानकारी चेक कीजिए, कोई भी एक त्रुटि ना रह पाए। तो फॉर्म को 3 बार चेक करना, जैसा कि मैंने रीट में भी पहले कहा था, अब भी कह रहा हूं। बाद में फिर रीट किस में भी ये था, काफी लोगों को फिर समस्या आई, तो मैंने उनसे कहा था आप चिंता मत कीजिए, दोबारा फॉर्म भर दीजिए, आपका अंतिम आवेदन मान्य हो गया। तो वही हुआ इस बार भी यही। लेकिन अंतिम आवेदन करने की आपको जरूरत नहीं पड़े, आपका पहला आवेदन ही अंतिम आवेदन हो और आपके उसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप ढंग से देख के ही सारी चीजें आप फॉर्म भरिएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको फोटोग्राफ नवीनतम रखना है, सिग्नेचर आपको ढंग से करने हैं, जो आपके हर जगह आपको करते हैं वो आपको करने हैं। आप कहीं बड़े से टीचर लगे, भाई टीचर बनने वाले तो हम दूसरा सिग्नेचर चयन करते, तो आपकी हैबिट में नहीं आएगा, तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। तो आप जो अच्छे से जो डेली करते हैं सिग्नेचर, वही कीजिएगा, और आपका बाकी सूचनाएं आपको अपने आप आपको पता चल जाएगी क्या चीजें हैं। और मैं सबसे चीज बता दूं, कोई भी सूचना न छिपाए। अगर आपके पास कोई सूचना है और आप नहीं भर रहे हैं, तब आप फोल्ड में हैं। अगर आपकी सूचनाएं नहीं है तो भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दो क्वालिफिकेशंस को लेकर। क्वालिफिकेशन होती है जो व्यक्ति की, जैसे मान लो कि भी एक व्यक्ति था जिसके STC प्लस 12th है, लेकिन अब उसने BA कंप्लीट कर ली है। उसने रीट में BA तो भरा नहीं था, लेकिन अब चाहता है भरे, तो भर सकता है वो।
कोई दिक्कत नहीं है, वो भर सकता है। अगर रीट के समय उसका बीएड कंप्लीट नहीं था या फिर कोई बीएड का अभ्यर्थी जिसका एमए कंप्लीट नहीं था, उस समय रीट के समय उसने नहीं भरा, तो क्या भर सकता है? नहीं भर सकता, बिल्कुल। अब जो आवेदन कर रहा है आपकी अपर योग्यता में, उसको आप डालिए, आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी योग्यताएं है और आगे जाके भविष्य में आपको जुड़वानी पड़ेगी आपको सिलेक्शन होने के बाद, तो उससे पहले आप इसमें डाल दीजिए, आपको कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी। तो ये चीज आप श्योर चलिएगा कि अगर आपके पास योग्यता अपर है, उस समय नहीं डालिए तो आप डाल सकते हैं। अब मैं बात करूं कैटेगरी को लेकर, देखिए दोस्तों, लगातार मेरे पास ये कमेंट्स, मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि जैसे ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी कोई है या फिर कोई ऐसी महिला थी जो पहले विवाहित थी, अभी वो डिवोर्सी हो चुकी है, रीट के फॉर्म भरते समय उसने मैरिड डाला था, अब वो डिवोर्सी में आती है, तो क्या करें? अब कुछ ऐसी हैं जो उस समय विवाहित थी और अब जो है वो विडो है, तो वो क्या कर सकती है? या फिर कुछ ऐसे लोग थे जो ईडब्ल्यूएस में उस समय थे, अब जनरल में है क्योंकि उनकी दायरे में बाहर हो गए, तो अब वो लोग क्या करें? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जो पूरे एकदम प्रोसेस बताऊंगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने देंगे। जो मैं चीज लेके आता हूं, भले ही आधा घंटा लेट आ जाए, एक दिन लेट आए, लेकिन मैं लाऊंगा जो चीज आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट लाऊंगा। ये नहीं है कि मैं जल्दबाजी में अभी आवेदन स्टार्ट हो गया, लोग देखेंगे वीडियो से पहले अपन है जो बना के चेप दे, आधी अधूरी जानकारी के साथ टीचर गुरुजी का भी चैनल वीडियो नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। संपूर्ण जानकारी हम लाएंगे, इसलिए आप जुड़े रहे। मैं आपसे कहता हूं रीट से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए आपको टीचर गुरु से जुड़ना जरूर चाहिए। अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपकी कैटेगरी उस समय कुछ भी थी, उसमें आपके सर्टिफिकेट पर कैटेगरी छपके आएगी, ये चीज संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं वो चीज करिए। मान लीजिए आपने रीट का फॉर्म भरा, उस समय आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थे, अब आप जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है क्योंकि आप दायरे से बाहर है, तो आप जनरल ही भरिए। रीट का आवेदन करते समय आप कोई महिला थी, वो सामान्य महिला थी, विवाहित महिला जो उसने मैरिड डाल रखा था, अब है जो वो डिवोर्स है, तो आप डिवोर्स की चयन करें, आपको उसका लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा वो बताऊंगा आपको मैं। व्यक्ति था जो उस समय पीएच नहीं था, अब उसके पास पीएच का उचित प्रमाण पत्र है, तो पीएच सेलेक्ट कर सकता है, उसको उचित लगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे क्लैश कहां हो रहा है? क्लैश ये हो रहा है कि सर्टिफिकेट में तो वो कैटेगरी दिख रही है, आप यहाँ पे कैटेगरी ये होगी। अब क्या होगा? सबसे अच्छी चीज मैं बता रहा हूं आपको, ये है आपके पास सर्टिफिकेट पे वो कैटेगरी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आपकी कैटेगरी जो हुई है उसका आपके पास कोई ना कोई उचित दस्तावेज होगा। भाई डिवोर्स ही है तो डिवोर्स का डिक्री होगी, नंबर 1। कोई जनरल में था, वो ईडब्ल्यूएस में आया है, तो अभी उसके पास ईडब्ल्यूएस का नवीनतम सर्टिफिकेट होगा, वो है। कोई ईडब्ल्यूएस में उस समय था, अब वो जनरल में है, तो उसके पास पुराना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, वर्तमान में जनरल में है। ये सर्टिफिकेट आपको पास में रखने हैं, चाहे उस समय था या नहीं था, अब आया है तो अब वाला सर्टिफिकेट है, अब उस समय था और अब कैटेगरी चेंज कर दी है तो वो भी रखना आपको। साथ में एक आपको एफिडेविट भी लगाना है कि उस समय ये स्थिति के अंदर मेरा ये कैटेगरी था, उसके बाद इस डेट को इस समय ये चीजें हुई है और मेरे पास इसका उचित दस्तावेज है, और अब मैं जो वर्तमान में हूं इस कैटेगरी के अंदर आता हूं, इस श्रेणी के अंदर बिलोंग करता हूं, तो कोई डीबी के अंदर आपको परेशानी 1% की भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी के साथ आप काम मत करिएगा, ये मैं आपको पहले से कह दूं, आधी अधूरी जानकारी के साथ काम मत करिएगा। एक मेरिड अनमेरिड का प्यारा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम उस समय आपके अनमेरिड थे, अब मैरिड हो गए, अभी शादी कर ली हमने, भाई रीट का लगा, लोगों को भी अच्छे नंबर आ रहे हैं लड़के के, तो सगाई वगैरह करके है जो शादी वादी कर दी, तो भाई ज्वाइनिंग हुई उससे पहले बैठ जाए मामला। तो कईयों की शादियां हो गई है, इस चक्कर में रीट में उन्होंने प्रचार कर दिया भाई 125 नंबर आ रहे हैं, फिर 130 नंबर आ रहे हैं, 140 नंबर आ, जो भी आ रहे हैं उन्होंने, वो तो शादियां वादी कर ली इसमें, तो फिर उनकी कैटेगरी चेंज होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आप जो है अनमेरिड थे तो मेरिट डाल दीजिए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आप विवाह प्रमाण पत्र बनाइए साथ में, अगर विवाह मेरिट सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो आप मेरिट सेलेक्ट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो ना। आप मेरिट सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में मेरिट सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। तो ये चीजें नॉर्मली है। और साथ में बता दूं आपको, डॉक्यूमेंट को लेकर कोई छोटी मोटी कोई दिक्कतें आए, जो जेन्युइन चीजें बता रहा हूं आपको, जेन्युइन, ये चीज नहीं आप कट ऑफ को लेकर मेरे को मैसेज करें, जेन्युइन चीजें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको मैं दे रहा हूं, आप सर्च कर सकते हैं दी कन्हैया गोयल, या फिर आप मुझसे जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, या फिर मुझसे जुड़ सकते हैं आप फेसबुक पर कन्हैया गोयल सर्च करके। तीनों हैंडल के लिंक आपको मैं दे रहा हूं, जहां पर भी मैं जब भी ऑनलाइन आया, जहां पर भी मैं ऑनलाइन, अच्छा इंस्टाग्राम पे आया, फेसबुक पे आया, फिर ट्विटर पे आया, मैं आपको आपका मैसेज देखते ही तुरंत ही आपकी समस्या समाधान करने के लिए मैसेज कर दूंगा। तो ये आपको मैं हेल्प के लिए कर रहा हूं, आप कट ऑफ को लेकर मैसेज मत करिएगा, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, आप बुरा मत मानना फिर कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे। अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम मुझे दिखी, मुझे लगा कि इसकी समस्या है, तो मैं आपको पूर्ण समाधान दूंगा। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉलो करके,
ट्विटर पे कर सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट को लेकर कोई भी आपकी समस्या होगी मैं आपको सॉल्व जरूर कर दूंगा, आप जुड़िएगा। मैंने लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो ये सारी चीजें कैटेगरी को लेकर हो गई, और कुछ जो समस्या थी मैंने आपको डाल दी। देखिए दोस्तों, अब जो मैं बात कर रहा हूं वो आपके प्रवेश दिनांक और उत्तीर्ण दिनांक को लेकर। जब मैंने देखा लोगों के मैसेज आए और कुछ समस्या आई, तो मैंने फिर कांटेक्ट किया, तो पता चला कि भाई इस बार निदेशालय ने थोड़ा बदलाव किया है। बदलाव अपडेट इस प्रकार से किया ताकि फर्जीवाड़े होते हैं, लोग फर्जी डिग्री लाते हैं, उन पर रोक लगाई जा सके। तो ये उनके द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके एडमिशन डेट लाना और उत्तीर्ण दिनांक लाना, लेकिन समस्या किनकी हो रही है, जहां मैंने देखा है कई ने प्राइवेट आपके कई है 12वीं या फिर 10वीं, और उनको अभी 10 साल 12 साल हो गए, तो उनको पता नहीं है कि उनकी एडमिशन डेट क्या था। तो सबसे बड़ी समस्या तो उनकी हो रही है। तो उनके लिए मैं आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन बताऊंगा। देखो, मैं जब भी आता हूं ना अल्टरनेटिव ऑप्शन लेके ही आता हूं। ऐसा नहीं है कि भाई सब वीडियो बनाते आए, आपको क्या करना वो लानी ही है, वो तो सबको ही पता है लानी है। भाई जब निदेशालय मांग रहा है कि एडमिशन डेट लानी है, उत्तीर्ण दिनांक लानी है, तो सबको पता है वो तो लानी है। भाई नहीं है तो क्या करे, वो बताने में आया हूं। साथियों देखिए, इस चीज को समझिएगा। मैं बोल रहा हूं आपको कि सबसे बड़ी समस्या किनके है, जिन्होंने 10वीं 12वीं कर रखी, सबसे बड़ी समस्या तो उनकी है। और बाकी जिन्होंने रेगुलर कर रखी है वो तो बस बहाने बना रहे, सर लाए कि नहीं लाए। तो बहाने बनाने से काम थोड़े ना चलेगा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। कैसे करना है, क्या करना, बता रहा हूं आपको मैं। देखिए, पासिंग डेट जो है आपके, वो आपकी मार्कशीट पे आपके उल्की हुई होती है। आपकी 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, जो भी आपकी मार्कशीट है उस पर पासिंग डेट आपको देखने को मिल जाएगी। ये पासिंग डेट ही आपको एडमिशन डेट पे ले जाने वाली है। कैसे ले जाएगी समझा रहा हूं मैं आपको। तो आपकी पासिंग डेट वाला इशू नहीं है, समझ, रियायत आपको जरूर मिल सकती है। ये बात पहुंचाएगी निदेशालय में, मैं बता रहा हूँ निदेशालय पहुंचाएगी कि देखिए ये चीज बहुत अच्छी की निदेशालय ने कि नकल रोके या फिर फर्जीवाड़ा रोके, लेकिन इसके चक्कर में देखो अच्छी चीजें आती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरी नेगेटिव चीजें भी आती है जो कई लोगों के लिए नुकसानदायक होती है। तो निदेशालय और विभाग आपके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन खोजेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी कोई भी दिक्कत हो फॉर्म भरने से संबंधित, कोई भी दिक्कत हो सर्टिफिकेट को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर, आप लोग, मैंने लिंक दे दी है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आप मुझे मैसेज कीजिए। जेन्युइन प्रॉब्लम मुझे दिखी तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा समय के अनुसार। कमेंट्स में क्या होता है दोस्तों, कमेंट्स में आप बहुत सारी चीजें लिखते हैं, मुझे पता है कमेंट्स आते हैं, हजारों कमेंट्स आते हैं, मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है और कमेंट्स आप डिटेक्ट नहीं होते हैं कि मैं आपको प्रत्येक समस्या के लिए कमेंट्स में आकर जवाब दूं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी समस्या रहती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको वहां पे मुझसे जुड़िए। वहां पे मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करता हूं। मतलब कईयों को मैं घंटे में कर देता हूं, कईयों को 1 दिन लग सकता है, कईयों को 2 लग सकता है, लेकिन ये जरूर है समस्या का समाधान करने के रिप्लाई अवश्य दूंगा। और कईयों को तो मैं अपने नंबर दे देता हूं, जिनको लगता है बहुत ज्यादा समस्या है तो उनको मैं नंबर भी दे देता हूं अपने, मुझसे अगर समय नहीं मिलता है तो आप वहां पे मुझसे जुड़िए। इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे, आप लोग फेसबुक जुड़ सकते हैं, आप लोग मुझसे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। तो जुड़िए आप लोग, आपकी समस्या समाधान करने के लिए मैं तैयार होना, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं। लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट रहते हैं, उनको एक साथ कमेंट रिप्लाई करने के समय नहीं मिल पाता है। तो वही है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया तो हम सभी लोग यूज करते हैं, कभी कभार खोल लेते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, तो उस समय मैं रिप्लाई कर देता हूं। तो ये फंडा रहता है मेरा, इसलिए आप जुड़ सकते हैं। अब मैं बात करूं जिला चयन को लेकर। देखिए, टीएसपी और नॉन टीएसपी अलग अलग है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट में, वो आपको खुलेगा ही नहीं। अगर आप नॉन टीएसपी सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको खुलेगा नहीं, वो ध्यान रखिएगा। अगर अब जो समस्या है कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कैसे करें, क्या मेरिट डिस्ट्रिक्ट के अनुसार बनती है राज्य स्तर पे? लेकिन दोस्तों मेरिट जो आपके राज्य स्तर पर बनती है, एक मेरिट बनती है, तो आप ये नहीं सोचे कि बाड़मेर के अंदर 1200 पद है तो अब मैं उसमें फॉर्म भरूं तो मेरा जल्दी नंबर आ जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राज्य स्तर पर मेरिट बनती है, वो एक ही मेरिट बनती है। आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है केवल और केवल आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए। आपका ये मतलब नहीं है कि उस डिस्ट्रिक्ट की मेरिट कम जाएगी, ज्यादा पद होंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, ये कोई जरूरी बात नहीं है, ना ही कोई ऐसा नियम है। तो मेरिट एक बनती है, राज्य स्तरीय बनती है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट में ऐसा होता है कि वहां पे किस कैटेगरी के कितने पद बनते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में भी पद होते हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में भी पद होते हैं, पहली बात। फिर उस कैटेगरी के अंदर कितने लोग हैं जो आवेदन करते हैं व्यक्ति, तो उसके आधार पर है जो वहां पे लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले चीज आपको राय ये दूंगा, आप अधिक पद ना देखें, आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही सिलेक्ट करें। होम डिस्ट्रिक्ट लेने के बाद आपके आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट को आप वरीयता दें। इसका सबसे बड़ा कारण है कि 3rd ग्रेड के अंदर है जो ट्रांसफर बहुत रेयर केस में होते ही नहीं। और अगर आपने डार्क जोन सेलेक्ट कर लिया तो फिर तो गई भैंस पानी में, कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर आप ध्यान रखिए, बाड़मेर, जैसलमेर ये जिले हैं डार्क जोन के अंदर आते हैं, तो इनको विशेष रूप से ध्यान रखें, आप इनको लास्ट में सिलेक्ट करें।
अगर आप कहीं बाहर के हैं तो बाड़मेर वाले तो बस मजे मौज ही करते हैं, वो तो पहले सेलेक्ट करते हैं बाड़मेर, उनकी तो कुछ दिक्कत वाली बात है। लेकिन मैं बाहर वालों की बात कर रहा हूँ, जयपुर वालों की बात कर रहा हूँ, झुंझुनू वालों की बात कर रहा हूँ। तो वो लोग है जो ध्यान रखे, ये डार्क जोन के जिले हैं, इसमें फंस गए आके। फिर देखो मैं सही से बता रहा हूँ, हालांकि मैं बाड़मेर से हूँ, मुझे बहुत गर्व है अपने जिले पर, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ तो आपको सही सलाह देने आया हूँ। इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं, आप है जो सही तरीके से चयन कीजिए जिले का। अब मेरिट का लेकर मैंने बोल दिया आपको राज्य स्तरीय बनती है, लेकिन कैसे जिले आवंटन होते हैं वो ध्यान रखिएगा। अभी बहुत पेचीदा प्रक्रिया है। मैं आपको उदाहरण देता हूं जयपुर जिले का। मान लो जयपुर के अंदर 100 पोस्ट है, टोटल 100 पोस्ट जिले के अंदर आई है, जिसमें 40 जनरल को दे दी, फिर 21 ओबीसी की, बाकी वो 16 कुछ करके 10 करके ऐसा कुछ सबको बांट दी गई है, उसमें अलग अलग कैटेगरी। अब उसमें क्या होता है, फॉर्म कितने लोग भरते हैं। मान लीजिए कि ओबीसी की 21 पोस्टें हैं और ओबीसी के 130 30 35 करके करते 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 129 तक या फिर 28 तक जो है, इतने बंदे मिल गए। और जनरल की मेरिट उससे बाहर थी, तो कुछ ओबीसी वाले अधिक नंबर वाले थे, वो जनरल में चले गए। तो मान लो 21 जो पोस्ट वो 130 नंबर वाले तक भर रही है। कितने नंबर वाले तक भर रही है? 130 नंबर वाले तक बंदे तक भर रही है। और 129 वाले ने भी जयपुर सेलेक्ट कर रखा प्रथम में, तो फिर उसको जनरल वो जयपुर जिला नहीं मिलेगा। फिर 129 के डिस्ट्रिक्ट वाला कौन सा उसे सेलेक्ट करा, सेकंड में उसने कर रखा झुंझुनू, और झुंझुनू में आपके 128 तक के ओबीसी तक लिए जा रहे हैं, तो फिर उसको झुंझुनू मिल जाएगा। तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के अंदर, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि वहां पे देखा जाता है कि किस कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया है और साथ में वहां पे उस कैटेगरी कितनी पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो पोस्ट फिल कर देते हैं उन अभ्यर्थियों से। फिर बाकी जो बचते हैं उनको नेक्स्ट जिला मिलता है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वो पोस्ट फिल होती है, उसका नंबर फिर भी नहीं बैठ रहा है तो उसको नीचे वाले जिले में भेजते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट प्रोसेस रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी जिलों की अलग अलग मेरिट होती है। मेरिट तो वो होती है कि आपकी प्रेफरेंस किसने, कितने लोगों ने दी है इसको, कितने पोस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग उस जिले की मेरिट तय की जाती है। लेकिन मेरिट जो होती है ऑल ओवर, वो मतलब राज्य स्तर की होती है। आपको ये ध्यान नहीं रखना कि आप बाढ़ में सेलेक्ट कर ले पहले कि जल्दी मेरा नंबर आ जाएगा। नंबर तो आपका वैसे ही आ जाएगा, आप कोई जिला सेलेक्ट करो, नंबर तो आपका आना ही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंबर आने के लिए आपकी वो अलग प्रोसेस रहती है। आप आराम से ढंग से सोच समझ कर कोई अच्छा जिला सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपको चाहिए वो आप प्रेफरेंस देते रहिए। जैसे जैसे जो रहेगा आपका नंबर रहेगा, आपका मेरिट क्रमांक रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट नहीं सेकंड दूसरा तीसरा ऐसे करके आपको मिल जाएगा। उसमें बड़ी बात नहीं है, सेलेक्ट तो आप ऐसे हो जाएंगे। कोई डिस्ट्रिक्ट ज्यादा पद वाला सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई ऐसे बात नहीं है, ये बहुत बड़ी एक अफवाह है, इस चीज को आप समझ चलिएगा। बाकी कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या है तो मैंने आपको पहले कह रखा है, आप मुझसे वहां पर जुड़ जाइए, आप मुझे मैसेज करिए तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ध्यान रखिएगा, रेयर केस की बहुत जेन्युइन आपकी प्रॉब्लम है तभी रिप्लाई करूंगा। आप कट ऑफ पूछ ले, सब मेरे तो 130 नंबर सिलेक्शन होगा क्या भाई, ये चीजें बताने के लिए मेरे पास समय नहीं रहता है। कट ऑफ लेकर मैं वीडियो डाल दूंगा, आप कट ऑफ का वीडियो देख लेना। बार बार मैसेज करने से तो कट ऑफ बदलेगी नहीं, ना मेरे कहने से ऊपर चली जाएगी ना मेरे कहने से नीचे चली जाएगी। तो मैं आपको कट ऑफ लेकर वीडियो डाल दूंगा, वो आप देख लीजिए आराम से, फिर दिक्कत ही नहीं है। आप लोग बार बार वहां पे मैसेज करेंगे तो उसका समाधान नहीं मिलता मेरे से। आप लोग जरूर जुड़ जाइए, जेन्युइन प्रॉब्लम आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई करूंगा। आप इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर के मेरे हैंडल मैंने लिंक दे रखे। बाकी कोई समस्या होगी तो मैं वीडियो लाके आपको दे दूंगा।